हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एंजाइटी के बारे में। मैं एक केस स्टडी के जरिए आपको समझाऊंगी कि एंजाइटी कैसे आपके अंदर बिल्डअप हो जाती है, किस तरह से आप अपनी एंजाइटी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, शेयर जरूर करना है क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। और आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एंजाइटी की फ्री एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस आप लोगों के लिए हैं उसमें, ताकि आपकी मदद हो पाए और आप घर बैठे ही अपनी एंजाइटी फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं एंजाइटी की साइकिल। अब ये एंजाइटी की साइकिल में क्या होता है, एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है। इवेंट आप जानते ही हैं, एक वो सिचुएशन जो इंफॉर्मेशन पैदा करती है। अब उसमें आपको कुछ परफॉर्म भी करना हो सकता है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो कुछ भी इवेंट आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर दिया। अब वो ट्रिगर करेगा तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगी उस इवेंट के रिगार्डिंग, अपनी परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिगार्डिंग, जैसे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, या फिर अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब मुझे ही देख रहे होंगे। तरह तरह के थॉट्स लोगों के दिमाग में आते हैं। इसी तरह से उसके इमोशनल रिस्पॉन्स में क्या होता है, फियर होता है। अब यहां पर जो इमोशनल रिस्पॉन्स में फियर होता है, यहां पर एक खास बात है। ये जो फियर होता है ये पर्सनलाइज्ड फियर होता है। देखो, फियर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जनरलाइज्ड फियर। जनरलाइज्ड फियर वो होते हैं जो सभी के लिए सेम होते हैं। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड ना मुझे छोड़ेगा ना ही आपको छोड़ेगा, तो कोविड से, उसके वायरस से डरना हम सभी के लिए एक नॉर्मल सी बात है और डरना भी चाहिए। ये एक जनरलाइज्ड फियर है। लेकिन एक पर्सनलाइज्ड फियर कब कहा जाएगा, मान लीजिए स्विमिंग पूल में कोई दूसरा जा पा रहा है और मैं नहीं जा पा रही हूं, तो ये मेरा पर्सनल फियर है, जिससे रिलेटेड मेरे माइंड में कुछ एक्सपीरियंस या रेफरेंस ऐसा पड़ा हुआ है जो मुझे डरा रहा है। तो फियर हमारे कैसे कैसे होते हैं, जनरलाइज्ड फियर होते हैं और पर्सनलाइज्ड फियर होते हैं। तो एंजाइटी में उस पर्सन के कुछ पर्सनलाइज्ड फियर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एंक्शियस फील करता है, और एंक्शियस फील करने की वजह से वो वहां पर क्या होता है, इतना पैनिक हो जाता है कि उसको कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। अब ये फिजिकल सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाना, आपको सांस लेने में तकलीफ होना, या आपको हेड पेन महसूस होना, चेस्ट में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होना, पेट में आपके कुछ प्रॉब्लम महसूस होना। कुछ लोग वॉशरूम जाते रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के लक्षण लोगों को आते हैं। तो इस तरह से उनको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। और फिर बिहेवियर में उनके क्या होता है, बड़ी खास बात होती है, वो एस्केप लेते हैं। यानी कि वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने में बिलीव करते हैं। अब यहां पर एस्केप लेने की वजह से जो एंजाइटी है, वो एंजाइटी क्या है, बढ़ जाती है। एंजाइटी हमेशा बढ़ती है अगर आप एस्केप ले लेते हैं। जब आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो एंजाइटी क्या होती है, डाउन जाती है। तो एस्केप करने से क्या होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। अगर आप यहां पर बिहेवियर में इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे फेस करते तो क्या हो जाती है, आपकी एंजाइटी का जो लेवल होता वो डाउन हो जाता। बट आपने फेस नहीं किया, उससे एस्केप ले लिया है, तो वो एंजाइटी बढ़ेगी। तो बार बार कोई ना कोई इवेंट आएगा और वो ट्रिगर करेगा आपको, और आप उस एंजाइटी को फील करते रहेंगे। अब मैं आपको एक केस बताती हूं। ये 25 साल का एक लड़का है जिसके घर वाले अब शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों से बिल्कुल भाग रहा है। उसके घर वाले कह रहे हैं, भाई अब तुम्हें प्रोफेशनली कुछ करना नहीं है, घर का ही बिजनेस तुम्हें संभालना है, अब तुम 25 साल के हो गए तो चलो शादी कर लो। लेकिन वो लड़का बहाने पे बहाने बनाया जा रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, पैनिक कर रहा था। जब वो केस मेरे पास आया तो मैंने उससे पूरी हिस्ट्री ली, तो मुझे पता चला कि बचपन से जो उसके दो बड़े भाई बहन थे, उनके होते हुए, जो कि उसकी बहन थी वो उससे 8 साल बड़ी थी और जो उसका भाई था वो उससे 15 साल बड़ा था, तो 8 साल और 15 साल बड़े भाई बहन की वजह से वो बिल्कुल पैम्पर्ड वे में पाला गया, जिसको कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, हर चीज स्पून फीडिंग मिली उसको, कभी उसको बाहर का कोई ऐसा खास एक्सपोजर नहीं दिया गया, उसको बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पाला गया। मदर फादर भी यही बिलीव करते थे कि
ये छोटा है, ये क्या करेगा जाकर। तो उसके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं था कि उसने कॉन्फिडेंटली कुछ परफॉर्म किया हो। तो जब जब भी उसकी कोई परफॉर्मेंस की बारी आती थी तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करता था अपने सिबलिंग्स पर, जो कि उससे 8 साल और 15 साल बड़े थे, या फिर अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता था, क्योंकि उसके स्कूल कॉलेज से रिलेटेड सारे काम ऑलमोस्ट उसके बड़े लोगों ने ही संभाल लिए। तो जब जब भी कहीं परफॉर्मेंस की बारी आई तो उसके पास एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट सिस्टम था, उसकी फैमिली। लेकिन अब क्योंकि वो बड़ा हो गया है और उसने अपने फ्रेंड्स और भी लोगों को देखा कि भाई सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, या अब वो बड़ा हो गया है तो घर वालों ने भी थोड़ा सा उसको कहना शुरू कर दिया है। पहले तो उन्होंने ऐसा सपोर्ट दिया उसे, और अब वो बड़ा हुआ तो एकदम से एक्सपेक्ट करने लगे उसे कि वो अपने काम खुद क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसको एंग्जाइटी होने लगी, उसे लगने लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो उसके दिमाग में बस यही थॉट्स चलती रहती थी, और इस थॉट्स की वजह से उसको ये फील होता था कि मेरी शादी होगी तो शादी के बाद तो बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसने अपने भाई को देखा शादी के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसको ऐसा लगता था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक नहीं है। और साथ ही साथ जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो भी सेंसिटिव पर्सनैलिटी थी, और उसके पास कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं था। तो यही सब उसकी परेशानी का कारण था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन चला गया और वो एंग्जाइटी में आ गया, और बस वो अवॉइड करने लगा इस सिचुएशन को, कभी कोई बहाने, और सोच सोच के उसको बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आने लगे, और परेशान होकर फिर ये केस मेरे पास आया। अब मैं इसी केस को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, कैसे ये सब बिल्डअप हुआ और किस तरीके से हमने इस केस को सॉल्व किया। तो समझते हैं हम इस केस को बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, समझिए, ये एक टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन हमारे माइंड की टाइमलाइन है। अब जो एंजाइटी होगी हमें हमेशा, जब भी हम एंक्शियस फील करेंगे तो वो किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर, जो अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसको लेकर हमारे को एंजाइटी फील होगी। अब ये एंजाइटी क्या है? एंजाइटी हमारी एक मेंटल स्टेट बन जाती है, एक इमोशन है ऐसा है जो हमारे दिमाग में स्टक कर जाता है। यानी कि कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें हमारे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, या हमारा कुछ परफॉर्मेंस है, उससे रिलेटेड हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं। और ये नेगेटिव भी क्या होती है? एक्सट्रीम वाली, यानी कि इनकी नेचर होती है कैटास्ट्रॉफिक। अब ये कैटास्ट्रॉफिक यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट हमारा दिमाग सोच रहा होता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म होता है, यहां पर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दिमाग फ्यूचर इवेंट के लिए बस बुरे से बुरा जो आप कर सकते हो वही बता रहा होता है। यानी कि आपके नजरों में आपकी वैल्यू जो होती है वो बहुत डाउन होती है। तो अब ये जो एंजाइटी होगी, बेशक ये फ्यूचर इवेंट के लिए है, लेकिन इसके रीजंस जो है वो आपके प्रेजेंट में भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो आपके पास्ट से निकलता है। अगर हम उस लड़के का केस देखें तो उसके पास्ट में, भाई पास्ट में लर्निंग कैसे बनती है? आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनती है, आपके पास जो रेफरेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पर बनती है, या फिर जो एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस के बेसिस पर आपकी एनालिसिस निकली है उसके बेसिस पर बनती है। अब उस लड़के का केस देखिए कि उसके दो बड़े सिबलिंग्स, एक 8 साल बड़ी बहन और 15 साल बड़ा भाई, और उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लेने दिया जिसमें उसने अपने बलबूते कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हो। ना उसने कभी स्कूल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया, ना ही उसने कुछ और। हमेशा उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम था। कॉलेज में एडमिशन में भी उसके घर वाले जा रहे हैं, सब कुछ। उसके पास कोई भी ऐसा सॉलिड एक्सपीरियंस नहीं था जिसमें उसने कॉन्फिडेंटली सोलोली कुछ परफॉर्म किया हो, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हो। इसी के साथ साथ उसके पास रेफरेंसेस जो थे, तू भी छोटा है, तू अभी बच्चा है, तू ये नहीं कर सकता, नहीं तुझे नहीं पता, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ा ना होता है, हम है ना। तो ये सारे उसके पास रेफरेंसेस थे जो उसको डिपेंडेंट बना रहे थे। अब इतना ज्यादा किसी को अगर डिपेंडेंट बना दिया जाएगा, ऑल्दो उसके जो बचपन अगर देखा जाए तो बड़ा ही पैम्पर्ड वो था, बट कहते हैं ना कि ज्यादा पैम्पर्ड करके पालना भी बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। बहुत ज्यादा किसी को तनाव में पाला जाए, बहुत ज्यादा डरा धमका के पाला जाए तो वो भी अभिशाप है, और किसी को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से पाला जाए तो वो भी उस बच्चे के लिए बाद में चलकर अभिशाप बन सकता है। तो यहां पर जो रेफरेंस थे, तू अभी छोटा है, ये तुझे नहीं आता है, तेरा कोई बेवकूफ बना देगा, ये तुझसे नहीं होगा, वगैरह वगैरह इस तरीके के थे। और वो सब थे लाड प्यार की वजह से, क्योंकि जब मैं उसके पेरेंट्स से मिली तो उन्होंने बोला हमने तो इसे बहुत नाजुक से पाला है, और बड़े भाई बहनों से जब मिली तो उन्होंने भी बोला कि ये तो हमारे लिए जस्ट एक बच्चे की तरह, खिलौने की तरह था। लेकिन वो खिलौने से इतना खेले कि उसके पास कोई
कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने ऐसा छोड़ा ही नहीं। तो उसके पास ना कोई ऐसा सॉलिड रेफरेंस था और ना ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट फील कर सके, क्योंकि एंजाइटी आपके किस चीज पर अटैक करती है? आपके कॉन्फिडेंस पर। जब आप एंशियस फील कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करते हैं, क्योंकि एंजाइटी आपको अनसर्टेनिटी देती है, आप ही की स्किल्स बिल्कुल डाउन लेवल पर होती हैं या फिर डेवलप ही नहीं हो पाती लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो उसके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं था जिसमें उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभाली हो या कुछ अच्छा किया हो अपनी लाइफ में। बस उसके पास तो जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो ये थे कि डिपेंडेंसी की मेरे बदले कोई और कर लेगा। अब शादी तो ऐसा इवेंट नहीं है ना कि शादी आप करोगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और निभा लेगा। तो जो भी आपकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप ही को करना है। तो उसके अंदर एक इंफीरियरिटी डेवलप हो गई कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो डिपेंडेंट हूं भाई, मैं बिजनेस में भी जाता हूं, अपने फैमिली बिजनेस पर बैठ जाता हूं, मेरा तो अपना कोई वजूद है ही नहीं और ना ही मुझे बाहर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी आती है। तो अंदर अंदर उसको एंग्जाइटी होने लगी कि मेरी वाइफ क्या सोचेगी, कि मैं बिल्कुल ही डिपेंडेंट हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं तो स्टैंड भी नहीं ले सकता किसी बात के लिए। तो ये सब चीजें उसके परेशानी का कारण थी। तो उसका एनालिसिस ये निकाल रहा था वो कि मैं शादी के लिए अनफिट हूं, और जब मैं शादी के लिए अनफिट हूं तो मैं शादी कैसे कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने निभा ली, अब कौन निभाएगा। तो उसको यही सब एंजाइटी होने लगी, तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। तो यहां पर पास्ट जो उसके एक्सपीरियंसेस थे वो उसके फ्यूचर इवेंट, जो उसकी मैरिज का इवेंट था, उसके केस में कौन सा इवेंट था? मैरिज का जो इवेंट था, उसके लिए उसे एंग्शियस कर रहे थे। और अभी भी उसे जो प्रेजेंट में रेफरेंसेस मिल रहे थे फैमिली से, उसमें क्या रेफरेंसेस मिल रहे थे? तुझे क्या करना है, हम सब लोग तो हैं बड़े, हम सब कुछ संभाल लेंगे, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बस तुझे तो शादी करनी है, और सब बिजनेस है, तेरा बड़ा भाई है, मैं बैठा हूं, उसके पापा कह रहे थे। क्या परेशानी है? मतलब अभी भी किसी का फोकस ये नहीं था कि उसको कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसको कुछ ऐसी स्किल्स सिखाई जाए जिससे जो बचपन में उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाई स्किल्स अब वो बढ़ जाएं, क्योंकि जितनी आपके अंदर स्किल्स होती हैं उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है। तो उसके पास उसका पर्सनल कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस या रेफरेंस नहीं था जिसके बेसिस पर वो कुछ कॉन्फिडेंट फील कर पाए, और प्रेजेंट में भी उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो तो अगर उसको फिजिकल सिम्टम्स ना आते वो इतना घबराता नहीं, और एक जो फिजिशियन को जिसको वो दिखा रहे थे वो रेफर नहीं करते कि भाई किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो, तो शायद ये केस मेरे पास आता भी नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये आया भी नहीं था कि भाई किसी साइकोलॉजिस्ट से हमें कंसल्ट करना चाहिए। तो अब फिर मैंने उनको समझाया कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंट फील करे तो आपको इसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देने ही पड़ेंगे, कुछ ऐसे रेफरेंसेस इसको मिलने ही चाहिए जिससे कि इसका माइंड जो एनालिसिस निकाल रहा है वो एनालिसिस अब चेंज हो जाए। क्योंकि अभी तो इसका दिमाग क्या निकाल रहा है कि भाई मैं शादी के लिए अनफिट हूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अगर इसके माइंड में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इंस्टॉल हो जाएंगे जिसमें ये सोलोली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा या कॉन्फिडेंटली कुछ भी परफॉर्म कर पाएगा, तो ये इंटरनल डायलॉग्स जो अब आ रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अनफिट हूं शादी के लिए, और मेरी वाइफ क्या सोचेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, वो सारे के सारे एनालिसिस जो इंटरप्रिटेशन दिमाग निकाल रहा है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 25 ईयर्स का हो चुका है। तो अब 25 साल की उम्र में अगर आप कुछ सीखते हो तो आपको कम से कम 2-4 महीने तो लगेंगे ना उस चीज की ट्रेनिंग करने में, माइंड को प्रैक्टिस कराने में। शुरुआत में उस फैमिली को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तो है नहीं, इतना लाड प्यार करने के बाद भी अगर ये हाल हो गया है तो फिर भाई बच्चों को कैसे पालना चाहिए, तो मैडम आप ही बता दीजिए कैसे पालना चाहिए। तो अब मैंने कहा देखिए इस बहस में पढ़ने का कोई वो फायदा नहीं है, आप ये समझिए कि आपके बेटे के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके माइंड को एक्सपीरियंस चाहिए। अब वो कहीं भी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सिचुएशन आए तो आप उसे एक्सपोज कराइए, आप उसको कुछ ऐसे सजेशंस दीजिए कि बेटा हमें तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगर आपने पहले नहीं किया तो आप कर सकते हो, कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम आता ही है ना जब करना पड़ता है। तो आप उसे उन सारी सिचुएशंस का एक्सपोजर कराओ कि मार्केट कैसे जाते हैं, किस तरीके से परचेजिंग करते हैं, या फिर बाहर जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली, चाहे वो छोटी सी कुछ चीज की शॉपिंग करनी हो या कोई बड़े डिसीजंस लेने हो, तो उन सबको लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। आप उसे अपने बिजनेस के
सब जो इवेंट्स है उसमें इन्वॉल्व करो, उसकी बिजनेस की भी ट्रेनिंग कराओ, उसकी यहाँ पर कॉन्फिडेंस की भी ट्रेनिंग कराइए। तो इससे क्या होगा कि एक्सपोजर से जितना ज़्यादा एक्सपोज करेगा उतना उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती चली जाएगी। तो इस तरीके से जब मैं उन्हें समझा रही थी और उनको भी और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, तो उनको भी लगा कि मैडम सही कह रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, हमने आपके हवाले कर दिया इसको 3 महीने के लिए, आप जो चाहे उसको ट्रेनिंग दे लीजिए, आपको रोज बुलाना है रोज बुला लीजिए, जब जितनी बार आपको बुलाना है बुला लीजिए, लेकिन आप इसको कॉन्फिडेंट बना दीजिए। तो अब क्या हुआ फिर वहां पर, जब मुझे पूरा केस क्लियर ही हो गया कि इसके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस या रेफरेंस नहीं है, तो हमने वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब जो ट्रेनिंग स्टार्ट की वहां पर, तो वो ऑलरेडी जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे वो उसको कंट्रोल करते थे। क्यों? क्योंकि जो ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे जिसमें कोई भी कॉन्फिडेंस वाला एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये तो भाई 25 साल के थे, ठीक है, और अंदर अंदर की जो आवाज थी, इंटरनल डायलॉग्स, वो बड़े लाउड थे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अब ये जो मैं नहीं कर सकता को बदलना था कि मैं कर सकता हूं, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जब आप किसी पर्सन को ये समझाते हो कि आप ये कर सकते हो, तो उसका माइंड क्या होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को चेक करता है कि इससे रिलेटेड पुराना मेरा अनुभव क्या है। तो उसको तो कुछ मिलता ही नहीं था भाई, किसी को कोई नेगेटिव मिला हो, मान लीजिए किसी ने स्टेज परफॉर्मेंस देने की कोशिश की और वो स्टेज पे चढ़ा और कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा, मान लीजिए कुछ भूल गया या ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, चाहे उसके पास कुछ कम अच्छा एक्सपीरियंस है, बट है तो सही ना। यहां पर इस केस में तो क्या था, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था इस तरीके का कोई भी, तो ये और भी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि कभी ट्राई ही नहीं किया। अब वो ट्राई करने का माइंड सेट कराना ही एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो हमें क्या करना है, चाहे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव हो या फिर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं, दोनों ही केसेस में हमें ये चीज समझनी होती है कि हमारे इंटरनल डायलॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या समझना है कि हमें अब पास्ट में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो 25 साल निकल गए तो निकल गए, अब जो फ्यूचर है अभी वहां पे अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो भी आपको प्रेजेंट में ही मेहनत करनी है। तो हमें क्या समझना होगा कि हमें जो भी कुछ करना है वो प्रेजेंट में मेहनत करनी है। तो समझते हैं क्या करना है हमें। अब हमें प्रेजेंट में मेहनत करने के लिए यहां पर अपने आप को क्या करना है, एक्सपोजर देना है। अब ये एक्सपोजर देना है कैसा, पहले छोटे छोटे इवेंट्स का। वो छोटे छोटे इवेंट्स जो पहले आपको ट्रिगर कर रहे थे, अब जब वो आपकी लाइफ में आए तो आपको सिर्फ सबसे पहले अपने नेगेटिव जो इंटरनल डायलॉग्स थे उन्हें चेंज करना है। याद है ना, एंजाइटी की साइकिल में ट्रिगरिंग इवेंट, देन उसके बाद आपकी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, देन आपको इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, देन आपको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, देन आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स आता है, ये चीज। तो हमें समझना है कि इसमें हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं इसको चेंज करना है पॉजिटिव से। अब ये पॉजिटिव से कैसे करना है कि पहले तो आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता और एकदम से बोलो मैं कर सकता हूं, तो ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी आप कुछ बोलोगे वो जाकर यहां पर चेक करेगा। अब यहां पर चेक करेगा तो उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट वो मिलेगा, तो कुछ मिलेगा ही नहीं उसे, तो वो क्या करेगा, वो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो यहां पर हमें ये चीज समझनी होगी कि ये जो रिजेक्शन हमें यहां से मिलेगा उसको रिजेक्शन ना मिले, थोड़ा एक्सेप्टेंस मिल जाए, इसलिए हमें रीजनेबल पॉजिटिविटी देनी है। क्योंकि एक्सट्रीम पॉजिटिविटी अगर एकदम से डाल दोगे तो वहां पर भी रिजेक्शन ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर इस तरीके से अपने आप को काउंसिल करना है कि ट्राई करने से हर चीज को सीखा जा सकता है और अब मैं ट्राई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो ये भी एक पॉजिटिव ही सेंटेंस आप अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी है कि भाई ट्राई करने से सब कुछ सीखा जा सकता है और अब मैंने डिसाइड कर लिया है ट्राई करने का। तो यहां पर ब्रेन इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हमारा ब्रेन नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइंड है, वो चाहता है नई नई चीजें सीखी जाएं। तो अब जब आप इस तरीके का पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग आपके अंदर होगा तो यहां पर जो इमोशनल रिस्पॉन्स पहले फियर का आ रहा था, जो कि आपका एक पर्सनलाइज्ड फियर था, तो वहां पर क्या होगा, जो फियर है वो डाउन हो जाएगा और फियर डाउन होने की वजह से डेफिनेटली जो फिजिकल सिम्टम्स हैं यहां पर भी ये डाउन हो जाएंगे। और यहां पर जो पहले एस्केप आ रहा था, जो आप एस्केप ले रहे थे, अब यहां पर एस्केप की जगह क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं।
अब आप एक्सपोज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो चेन है ये ब्रेक हो जाएगी, ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे बेबी स्टेप लेने हैं। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो वो क्या है, पहले पकड़ के खड़ा होता है, फिर किसी का हाथ पकड़ पकड़ के आगे कदम बढ़ाता है, और फिर एकदम वो इंडिपेंडेंटली कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद चलने लग जाता है, लेकिन बीच में गिरता भी है, ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी एंग्जाइटी को दूर करना चाह रहे हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कहीं पर परफॉर्मेंस देनी है, पब्लिक स्पीकिंग की बात आ गई है, या आपको मार्केट में जाकर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं, या अपने बिजनेस के लिए कुछ करना है, या किसी भी इंसान से बातचीत करनी है, कुछ भी इन्फ्लुएंस करना है, कोई भी इवेंट हो जिसमें भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बस एक्सपोज करना है। और एक्सपोज करना है तो बेबी स्टेप्स लेने की, आप कभी गिर भी सकते हो कि आपने जब एक्सपोज किया, आपने ट्राई किया, तो आपने जिस इंटेंशन के साथ ट्राई किया, जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट किया, हो सकता है उतना ना मिले, थोड़ा बहुत फेलियर का अमाउंट भी हो उसमें, बट हमें गिव अप नहीं करना है। हमें अपने अंदर का वो बच्चा जिंदा रखना है जो गिरेगा, फिर झाड़ेगा और फिर उठेगा और फिर चलेगा। उसके अंदर चाहत है कि अभी तो मैं चल रहा हूं, मुझे दौड़ना है। तो इसी तरीके से जब आप बार बार ट्राई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके माइंड के पास एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट में ट्राई करने से आपके माइंड के पास क्या है, एक्सपीरियंस आने शुरू हो जाएंगे। अब जब यहां पर एक्सपीरियंस आने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली और लोग आपको देखकर पॉजिटिव रेफरेंस भी देना शुरू कर देंगे, और ये एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस का कलेक्शन होते ही आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो मीनिंग निकालेगा कि भाई तुम कर सकते हो। और फिर आपके लिए वो जो इवेंट्स ट्रिगरिंग होते थे, एंग्जाइटी प्रोड्यूस करते थे, अब वो एंग्जाइटी प्रोड्यूस करने वाले नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी। अब आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो भाई कॉन्फिडेंस जो है, तो वो प्रेजेंट का कोई इवेंट हो या आपको फ्यूचर के लिए कुछ करना हो, और आपकी टाइमलाइन भी सपोर्ट करेगी, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे, तो आप किसी भी इवेंट को आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो यहां पर दो थेरेपीज मिक्स हैं, एक है एक्सपोजर थेरेपी और प्लस है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो इंटरनल डायलॉग्स के लिए आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। आप एंग्जाइटी की और वीडियोस देख लीजिए, मैंने एंग्जाइटी की वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि सीबीटी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। सीबीटी होती है बेसिकली हमारे इंटरनल डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, ताकि हमारे इंटरनल डायलॉग्स चेंज हो, हमारा इमोशन चेंज हो और फिर हमारा बिहेवियर भी उससे चेंज हो जाए, जिसमें थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये दो थेरेपी साथ में अप्लाई करने से, क्योंकि सीबीटी से आप अपने इंटरनल डायलॉग्स चेंज करोगे एंड एक्सपोज करके आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाइड करोगे, तो इन दोनों के कलेक्टिव एफर्ट्स से आप देखोगे कि आपकी कोई भी तरीके की एंग्जाइटी जो होगी वो दूर होना शुरू हो जाएगी, और आप एकदम कंफर्टेबल फील करोगे। बहुत अच्छा फील करते हुए आप एकदम से रिलैक्स्ड हो जाओगे, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो यहां तक मैं उम्मीद करती हूं कि आपको बात समझ में आ गई है। इसके अलावा और भी भाई कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन बातों का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों करनी है, समझ जाइए। अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, एंग्जाइटी में ओवर थिंकिंग पैटर्न होता है। एंग्जाइटी जब हम फील करते हैं तो कॉर्टिसोल, एड्रेनल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारे लेवल्स को, जो ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, उनके लेवल्स को डाउन करने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। क्योंकि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ आप क्या क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्लस मेडिटेशन करने का क्या फायदा है, इनसे आपके अंदर एंटी एंजाइटी मॉलिक्यूल गाबा रिलीज होगा। अब ये गाबा क्या है, गाबा एक ऐसा केमिकल है जो, ये बी है, गाबा एक ऐसा केमिकल है जो आपकी ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लगाने का काम करता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल्स भी बढ़ते हैं, गाबा भी बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज होता है, तो आपकी एंग्जाइटी का लेवल डाउन हो जाता है। हमारी सांस और सोच का सीधा कनेक्शन है। देखिए, हम जब भी तनाव में होते हैं तो हमारी सांसों की लय बिगड़ जाती है। जब हम अपनी सांसों को लंबा और गहरा करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन
मेडिटेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि आपके फिजिकल सिम्टम्स बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाए और आप बॉडी और मेंटल लेवल पर रिलैक्स रहें। जब आप अपने आप को फिजिकल लेवल पर रिलैक्स कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आप जो सीबीटी की प्रैक्टिस करेंगे या जो आप प्लस एक्सपोजर थेरेपी की जो प्रैक्टिस करेंगे ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। लोग क्या करते हैं ना, यहां पर बड़ी चीटिंग से करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है सोचेंगे कि बस अभी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए तो पता नहीं मैं तो कितना जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एंजाइटी किसी भी तरीके की सेटल होने में 3 महीने से लेके 6-7 महीने तक का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी लेवल क्या है। साथ के साथ भाई रिटन प्रैक्टिस की बहुत वैल्यू है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो फिंगर टिप्स एरिया होता है, यहाँ पर हमारे ब्रेन पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लोब से कनेक्टेड होते हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। जब हम रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में वो चीजें फीड होती रहती हैं। इसीलिए साइकोलॉजी में रिटन प्रैक्टिस की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे सीबीटी की तो लिख लिख कर करें अपने डायलॉग्स। वही फॉर्मेट है, इवेंट, थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर, फिर ऑल्टरनेटिव थॉट, फिर उसका इमोशन बदला हुआ और फिर नया बिहेवियर। इस तरह से लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। मेरी और रेफरेंस वीडियोस देख लीजिएगा। एंड एक्सपोजर थेरेपी जो है वो प्रैक्टिकल थेरेपी है, यानी कि जो आपने माइंडसेट किया सीबीटी के थ्रू लिख लिख कर, अब उस पर एक्ट करने की बारी आ गई है। तो अब आप उसे एक्सपोज करेंगे, उन सिचुएशंस में जाएंगे और इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, मुझे तो जाना है, मुझे तो इसको एक्सपोज करना ही है। और सुबह शाम 2 टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन करेंगे। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी किसी भी तरीके की एंजाइटी हो बिल्कुल दूर हो जाएगी। उस लड़के ने भी यही सब बात मानी क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा थी कि हाँ, मैंने जो कुछ नहीं सीखा वो मुझे सीखना है। तो उस पर हमने सीबीटी लगाई, एक्सपोजर थेरेपी लगाई, उसको खूब एक्सपोज कराया। उसके जितने भी इवेंट्स ट्रिगरिंग थे उन सबको करा के, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करा करा के, तो वो क्या हुआ, जस्ट उसके फादर ने मुझे बोला था कि 3 महीने आपको सौंप दिया है। उस लड़के ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमें 2.25 महीने बाद ही उसकी ट्रेनिंग वहां पर हमने खत्म कर दी। अब देखिए कि जो लड़का 25 साल में नहीं सीख पाया, वो 2.25 महीने में इतना कॉन्फिडेंट हो गया, बिल्कुल आराम से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार हो गया। मतलब जहां पर चाह है वहां पर राह है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ऐसे ही आपको ये वीडियो देखने के बाद विश्वास करना है कि इन सब तरीके से मैं अपनी एंजाइटी को आराम से सेटल कर सकता हूं। चाहे एंजाइटी किसी भी इवेंट की वजह से आई हो, आप उस एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके जरूर काम आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया है, मुझे जरूर आप कमेंट कर कर बताइए। और आप किस और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना केस भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आप लोगों के लिए भी आपके केस का एग्जांपल देते हुए उस टेक्निक को जरूर समझाऊंगी जिससे आपकी घर बैठे ही मदद हो सकती है। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और उस वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो मिलती हूँ फिर अपने अगले वीडियो में सैटरडे 8 बजे। टेक केयर।